नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र सीट 12 अंतरा मांगरोल पर विधानसभा उपचुनाव का अब रण सज चुका है और कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया मैदान में सबसे पहले उतरे तो फिर निर्दलीय के रूप में नरेश मीणा ने ताल ठोकी और भाजपा ने मोरपाल सुमन जो माली समाज से आते हैं और 12 के प्रधान हैं उन्हें उम्मीदवार बना दिया है। यानी कि प्रमुख रूप से जो लोग अब मुकाबला एक दूसरे से करने वाले हैं उसकी तस्वीर साफ हो चुकी है और इस तस्वीर जो साफ हो चुकी है उस तस्वीर में से वह कौन सा व्यक्ति है जो निकलकर सीधा विधानसभा पहुंचने वाला है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र के जो जातीय समीकरण है वे इस तरह के हैं कि जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाता तब तक नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन समीकरण बिगाड़ेगा, कौन त्रिकोणीय संघर्ष में तीसरे नंबर पर जाएगा, कौन पहले नंबर पर आएगा। यह इन जातीय समीकरणों में उलझा हुआ चुनाव हमेशा से होता आया है। दरअसल अंता मांगरोल 12 जो विधानसभा सीट है इस पर जातीय समीकरण इस तरह के बने हुए हैं कि जब तक दो बड़ी जातियां किसी के साथ नहीं आती वह चुनाव नहीं जीत पाता। हालांकि पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया का जातिगत समीकरण वहां नहीं है, लेकिन अन्य जातियां जो कांग्रेस के साथ आती हैं वे भाया को यहां से मजबूत बनाती रही हैं। लेकिन इस बार नरेश मीणा चूंकि निर्दलीय के तौर पर मैदान में है, क्या वह समीकरण बिगाड़ेगा और बिगाड़ेगा तो क्या भाया के समीकरण बिगड़ेंगे या मोरपाल सुमन के समीकरण बिगड़ेंगे, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाला है। दरअसल इस विधानसभा क्षेत्र के जो जातीय समीकरण हैं उनकी बात की जाए तो सर्वाधिक अगर संख्या है तो माली समाज की है और माली समाज के वोटों की संख्या 40,000 के लगभग है और 40,000 वोटों को देखते हुए भाजपा ने मोरपाल सुमन जो माली जाति के हैं उन पर दांव खेला है, क्योंकि यहां से एक बार प्रभुलाल सैनी ने इन्हीं माली मतदाताओं के दम पर प्रमोद जैन भाया को 2013 में चुनाव हराया था। हालांकि वह बहुत नजदीकी चुनाव था। अब प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा, क्योंकि नरेश मीणा एसटी से आते हैं, मीणा जाति के आते हैं और मीणा मतदाताओं की संख्या लगभग 22 से 25,000 यहां इस क्षेत्र में बताई जाती है। तो क्या नरेश मीणा के साथ में तमाम मीणा जाति के लोग आएंगे? क्या उनके साथ में कोई अन्य वर्ग का बड़ा वोट बैंक भी साथ आएगा? अगर ऐसा होता है तभी नरेश मीणा मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएंगे, अन्यथा वे बहुत बुरी तरह से पिछड़ सकते हैं। अब जहां तक प्रमोद जैन भाया के समीकरण की बात है तो अपर कास्ट ब्राह्मण और वैश्य मतदाताओं की संख्या यहां मिलाकर लगभग 24-25 हजार के आसपास होती है। वह हमेशा से प्रमोद जैन भाया के साथ इसलिए होता रहा है क्योंकि बीजेपी और अन्य कोई भी लोग या अन्य कोई भी पार्टी या निर्दलीय सामान्य वर्ग से नहीं आता। ऐसे में सामान्य वर्ग का तमाम मतदाता प्रमोद जैन भाया के साथ खड़ा हो जाता है। अब इसके अंदर माली मतदाताओं के बाद में अगर दूसरी बड़ी संख्या की बात करें तो वह अनुसूचित जाति की है, जिनकी संख्या लगभग 35,000 वोटरों की है और परंपरागत रूप से वह वोटर कांग्रेस के साथ जाता रहा है। ऐसे में भाया के साथ सामान्य और अनुसूचित जाति का वोट जुड़ता है तो वे सीधे टक्कर में आ जाते हैं। उसके बाद में कांग्रेस का परंपरागत वोट जो कहा जाता है मुस्लिम, जिनकी संख्या 22-23 हजार बताई जाती है इस विधानसभा क्षेत्र में, अगर वे कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो भाया के लिए बहुत मजबूत पक्ष बन जाता है। लेकिन अब इन 2-3 जातियों के अलावा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वोटर हैं उनमें धाकड़ हैं, उनमें गुर्जर हैं, उनमें राजपूत हैं, उनमें सहरिया जो एसटी के साथ आते हैं, जो थोड़े से अलग थलग हैं बाकी मीणा मतदाताओं से, वे वोट हैं। इसके अलावा अन्य छोटी छोटी जातियां हैं। यानी कि कुल मिलाकर पूरा चुनाव 4 जाति माली, मीणा, धाकड़ और सवर्ण कास्टों के साथ में अनुसूचित जाति और मुस्लिम, यह सबसे महत्वपूर्ण वोटर होते हैं जो इस हार जीत को, इस विधानसभा क्षेत्र के समीकरण को तय करते हैं। और यहां से जो प्रमोद जैन भाया अब तक चुनाव जीतते रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सामान्य वर्ग के साथ मुस्लिम और अनुसूचित जाति का वोट
कांग्रेस के पक्ष में आता रहा है। वहीं माली मतदाता परंपरागत रूप से भी भाजपा का साथ देता रहा है और धाकड़ वोट भी परंपरागत रूप से भाजपा का साथ देता रहा है। ऐसे में मुकाबले में भाजपा रहती आई है। लेकिन एसटी का जो वोट 22 से 25,000 तक बताया जाता है, हालांकि कुछ लोग उसे 30,000 भी बताते हैं, लेकिन वह वोट क्या पूरी तरह से प्रमोद जैन भाया के खिलाफ या नरेश मीणा के पक्ष में जाएगा, या वह कांग्रेस और भाजपा में भी कुछ हिस्सा जाएगा? तो फिर नरेश मीणा के साथ में दूसरा बड़ा वर्ग कौन सा आएगा? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो इन चुनाव के दौरान मिलने वाला है, क्योंकि नरेश मीणा ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने ताकत दिखाई, भीड़ दिखाई, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक वह भीड़ अगर लोकल है, स्थानीय है, और वह मतदाता के रूप में वोटिंग स्टेशन पर जाकर तब्दील नहीं होती वोट के रूप में, तब तक उस भीड़ का कोई महत्व नहीं रहता है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि नरेश मीणा के साथ क्या मीणा मतदाताओं का पूरा हिस्सा या 90% हिस्सा या 80% हिस्सा भी जाता है, तो वे इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं। और अगर मीणा मतदाताओं का बड़ा हिस्सा कांग्रेस और भाजपा दोनों में भी चला गया, तो फिर नरेश मीणा के साथ में समस्याएं हो सकती है। हालांकि गुर्जर और धाकड़ वोटों से भी नरेश मीणा के समर्थकों को आशा है, वे कहते हैं कि उनका भी एक हिस्सा हम हमारे साथ लेकर आएंगे। कुल मिलाकर 2.25 लाख मतदाताओं वाली यह विधानसभा सीट है और इसमें 90,000 वोट जीत की गारंटी हो जाते हैं, जो कि पिछले चुनाव के हिसाब से मैं बता रहा हूं। हालांकि वोटिंग प्रतिशत कितना होगा यह भी महत्वपूर्ण फैक्टर होगा, और उस वोटिंग परसेंटेज में किस समाज का कितना वोट जाकर पोल होने वाला है, यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, वह मतदान प्रतिशत। ऐसे में यहां का चुनाव अभी दिवाली बाद बनेगा, यह तय है। तब तक जो नामांकन वापसी है उसका समय पूरा हो चुका होगा। तमाम जातीय समीकरण है, चूंकि माली मतदाता माली के साथ जाएंगे, जो भाजपा के उम्मीदवार भी माली समाज के हैं, तो यह तय है मीणा का अधिकांश हिस्सा नरेश मीणा के साथ जाएगा। अपर कास्ट मुस्लिम और एससी का बड़ा हिस्सा प्रमोद जैन भाया के साथ जाएगा, जो परंपरागत रूप से अब तक जाता रहा है। ऐसे में अब भूमिका जो है धाकड़, गुर्जर और जो छोटी जातियां अलग अलग इस क्षेत्र में हैं, उन पर पूरा दारोमदार हो जाता है यहाँ के चुनाव में जीत हार को लेकर। किस उम्मीदवार के साथ वे छोटी जातियां साथ में जुड़ती हैं, और जैसे ही वह दूसरी जातियां किसी एक उम्मीदवार या एक पार्टी के साथ में जाती हैं, उसका पलड़ा अपने आप ही भारी हो जाता है। ऐसे में यह जो उपचुनाव हो रहा है, यहां पहले भी जो परिणाम आए हैं, जो सामान्य चुनावों में जो परिणाम आते रहे हैं, उनमें भी समीकरण यही रहा है कि दो बड़ी जातियां अगर किसी पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में चली जाती हैं, तो फिर परिणाम भी उसके पलड़े में चला जाता है। ऐसे में चूंकि प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और मोरपाल सुमन भाजपा के उम्मीदवार में, ऐसे में 19% वोट जो दोनों पार्टियों को परंपरागत वोटों के रूप में मिलता रहा है, वह दोनों के हिस्से में जाएगा। लेकिन उसके साथ में वह कौन सा 25% वोट और होगा जो ये दोनों उम्मीदवार खींच कर लाएंगे, और जो इसमें सफल हुआ 45% वोटों तक पहुंच गया, निश्चित मानिए जीत उसकी होनी तय है। ऐसे में नरेश मीणा के साथ समस्या यह है कि वे मीणा वोटों को का अधिकांश हिस्सा तो अपने साथ ले आएंगे, लेकिन इसके अलावा अगर दो बड़ी जातियों में बड़ी टूट नहीं हो और वह नरेश मीणा के पक्ष में नहीं जाएं, तो फिर नरेश मीणा के लिए इस चुनाव में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना काफी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में यह जो त्रिकोणीय मुकाबले वाला चुनाव होने वाला है, जिसकी तस्वीर जो असली तस्वीर है वह 21 अक्टूबर के बाद में साफ होने वाली है। तब यह पता चलेगा कि कौन सी जातियां किसके साथ में लामबंद हो रही हैं। यह तो तय है कि माली मतदाता बीजेपी के साथ और मीणा मतदाता नरेश मीणा के साथ लामबंद होंगे, मुस्लिम और एससी कांग्रेस के साथ लामबंद होंगे, और जनरल कास्ट से सिर्फ प्रमोद जैन भाया चुनाव लड़ रहे तो उसका बड़ा हिस्सा भी कांग्रेस के साथ जाएगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं धाकड़, गुर्जर और अन्य जो जातियां यहां हैं जिनमें राजपूत भी है, वे
किस ओर अपना रुख करते हैं, यह तय मान के चलिए उनमें से अगर 50% हिस्सा भी कोई भी पार्टी लेकर चली गई, कोई भी उम्मीदवार लेकर चला गया, तो फिर वह जीत की ओर कदम बढ़ा देगा। ऐसे में इस चुनाव के जातीय समीकरण जो हमेशा से यहां उलझे रहते हैं, उन समीकरणों के बीच से चुनाव जीतना कोई आसान काम किसी के लिए नहीं रहने वाला है। लेकिन यह चुनाव, सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेश मीणा का 2028 में क्या भविष्य रहना है, इस चुनाव में पड़ने वाले वोट यह बात तय करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।